हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है अभिषेक कानुड़िया और आपका स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल संदीप कोचिंग क्लासेस पर। बच्चों, मैं फिर से वापस आ गया हूं और आज मैं लेके आया हूं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं आज बच्चों? आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री के सॉल्यूशन चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है राउल्ट्स लॉ। याद रखें बच्चों, नाम क्या है? राउल्ट्स लॉ। आज हम राउल्ट्स लॉ के बारे में पूरा पढ़ेंगे। राउल्ट्स लॉ क्या होता है, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, राउल्ट्स लॉ की एप्लीकेशन क्या है, राउल्ट्स लॉ के न्यूमेरिकल कैसे होंगे, सब कुछ हम पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, कभी आप इस चैनल पर नए हैं तो बच्चों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करने की कोशिश करें। और कभी आपने पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी है तो सबसे पहले पुरानी वीडियोज़ को वॉच करें। मैंने अपनी वीडियो की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है और यहाँ पर आपको आई बटन नज़र आ रहा होगा। इस आई बटन पर आप क्लिक करें और आपको आई बटन से पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जो जो हमारे सॉल्यूशन चैप्टर में हुआ है वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो बच्चों, बिना देर किए आपसे एक निवेदन है कि आप सभी लोग कॉपी ले लें, पेन ले लें। और कभी आपने कॉपी पेन अभी नहीं उठाया है तो जल्दी से भाग के जाएं और कॉपी पेन को उठा लें और लिखने लग जाए, क्योंकि कॉपी पेन कभी आप उठाते हैं तो आपकी पढ़ाई भी होगी, लिखाई भी होगी और समझना, तीनों चीज़ एक साथ हो जाएगी। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है राउल्ट्स लॉ। तो बच्चों, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है राउल्ट्स लॉ। बच्चों, ये टॉपिक मोस्ट आईएमपी टॉपिक है, राउल्ट्स लॉ। अब तक आपको ये समझ भी आ चुका होगा, राउल्ट्स लॉ बहुत ही आईएमपी टॉपिक है। पर बच्चों, राउल्ट्स लॉ स्टार्ट करने से पहले हमें एक चीज़ पढ़नी होगी कि वेपर प्रेशर क्या होता है। वेपर प्रेशर क्या होता है ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर क्या होता है किसका? लिक्विड सॉल्यूशन का। तो बच्चों, सबसे पहले मैं वेपर प्रेशर को समझाने के लिए एक डायग्राम से समझाऊंगा, तभी जाके मज़ा आ जाएगा वेपर प्रेशर क्या होती है। तो बच्चों, मैंने यहाँ पर एक क्लोज कंटेनर लिया है। क्या लिया है बच्चों? मैंने यहाँ पर एक क्लोज कंटेनर लिया है और इस कंटेनर में मैंने दो लिक्विड लिए हैं। क्या लिए हैं बच्चों? दो लिक्विड, लिक्विड ए और लिक्विड बी। मैं यहाँ पर ब्लैक पेन से लिक्विड ए बना देता हूँ, मैं यहाँ पर पेन से लिक्विड ए बना देता हूँ और एक और पेन से मैं रेड पेन से मैं लिक्विड बी बना देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने रेड पेन का इस्तेमाल किया है, शायद से आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर जो रेड पेन मैंने लिया है, आप उसे कहेंगे, ये रेड पेन जो है, ये जो रेड पेन है, नीचे बना देता हूँ। रेड पेन जो नज़र आ रहा है बच्चों, वो है लिक्विड बी। क्या है बच्चों? लिक्विड बी है। अब क्या होगा बच्चों? लिक्विड ए और लिक्विड बी दोनों की दोनों लिक्विड क्या होने लगेंगे? इवोपरेट। इवोपरेट का मतलब क्या होता है? इवोपरेट का मतलब होता है लिक्विड जो होगा कन्वर्ट होने लगेगा वेपर में। अब आप कहेंगे सर क्यों कन्वर्ट होगा? तो मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आप अपने घर में अभी जहाँ पर बैठे हुए हैं वहाँ पर आप थोड़ा सा पानी डालें, थोड़ा सा पानी डाल दो, जहाँ बैठे वहीं पे 3 पानी डाल दो। और जैसे ही पानी डालने के बाद आप 1 हफ्ते बाद आओ, 1 हफ्ते बाद आप आके देखोगे तो क्या आपको उस जगह पर पानी मिलेगा? तो आप कहेंगे कि सर नहीं, पानी तो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो पानी क्या हो चुका है? इवोपरेट हो चुका है। तो आप कहेंगे कि सर इवोपरेशन कभी भी हो जाता है, कहीं भी हो जाता है? तो जवाब है इवोपरेशन कभी भी हो सकता है, किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा? ये लिक्विड जो होंगे इवोपरेट होंगे, हाँ है ना? और इवोपरेट होंगे बच्चों, देखो ये लाल वाला भी लिक्विड इवोपरेट होगा और ब्लैक वाला लिक्विड भी इवोपरेट होगा। दोनों की दोनों लिक्विड इवोपरेट होंगे और इवोपरेट होके क्या बना देंगे बच्चों? वेपर। ये दोनों की दोनों लिक्विड इवोपरेट होकर क्या बना देंगे बच्चों? वेपर। जिसे वेपर कहें या गैस कहें, वेपर कहें या गैस कहें, हाँ है ना? अब ये क्या होगा? ये जो वेपर है, ये जो वेपर जो बनी है, ये वेपर क्या करेगी? इन लिक्विड सॉल्यूशन पर प्रेशर अप्लाई करेगी। ये वेपर जो बनी है लिक्विड सॉल्यूशन के ऊपर क्या करेगी? लिक्विड सॉल्यूशन के ऊपर प्रेशर लगाएगी। इसी प्रेशर को हम क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर। क्या कहते हैं बच्चों? वेपर प्रेशर। समझ में आया होगा? सर नहीं आया, एक बार और समझाता हूँ, जनरल एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। बच्चों एक काम करना, कल
नहाना, वैसे आप रोज़ नहाते हैं पर कल एक्चुअल में नहाना। कैसे नहाना? आप है ना नहाना और नहाते टाइम क्या करना, दरवाज़ा पूरा बंद कर देना और दरवाज़ा बंद करने के बाद पूरी जगह वो जो कमरा है जिसमें आप नहा रहे हैं या बाथरूम जिसमें आप नहा रहे हैं उसको पूरी तरीके से बंद कर लो। अब आप बंद करने के बाद जैसे ही नहाओगे तो आप देखोगे कि 1 घंटे बाद, कभी 1 घंटे आप नहाते हो तो 1 घंटे बाद आप देखोगे कि उस कमरे में वेपर बनने लगी है। क्या बनने लगी? उस बाथरूम में क्या बनने लगी? वेपर बनने लगी। और वो वेपर क्या कर रही है? वेपर क्या कर रही है? प्रेशर लगा रही है। सर किस पे लगा रही है? हर जगह लगा रही है, हर जगह लगा रही है। आप जो आदमी नहा रहा है उस पर भी प्रेशर लगा रही है और जो लिक्विड नीचे पड़ा है उस पर भी प्रेशर लगा रही है। तो ये जो वेपर है क्या लगाने लगेगी? प्रेशर अप्लाई करने लगेगी। सर किस पर अप्लाई करने लगेगी? इन लिक्विड सॉल्यूशन पर। किस पर बच्चों? इस लिक्विड सॉल्यूशन पर, इस लिक्विड सॉल्यूशन पर प्रेशर अप्लाई करने लगेगी। इसी को कहते हैं वेपर प्रेशर। तो बच्चों वेपर प्रेशर क्या होता है बताओ? प्रेशर, अरे सर क्या होता है? प्रेशर अप्लाइड बाय, प्रेशर अप्लाइड बाय या पार्शियल प्रेशर बोले। आपको मेरे लास्ट क्लास में पार्शियल का मतलब समझा दिया था। तो पार्शियल प्रेशर अप्लाइड बाय गैस या फिर कहें वेपर over the surface of liquid solution, over the surface of liquid solution is called vapor pressure, is called वेपर प्रेशर। बच्चों उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा वेपर प्रेशर क्या होता है। बच्चों देखो नहीं आया तो यहाँ पर हमने 2 लिक्विड लिए, लिक्विड ए लिया है और लिक्विड बी लिया है। लिक्विड ए और लिक्विड बी को आपने क्लोज कंटेनर में रखा है, बंद कंटेनर में, क्योंकि खुला होगा तो ये वेपर तो बाहर निकल जाएगी। तो यहाँ पर ये क्लोज कंटेनर है। अब क्या होगा, ये जो लिक्विड का जो सॉल्यूशन बना है, दोनों का सॉल्यूशन जो बना है वो क्या होगा? वेपर में कन्वर्ट होने लगेगा। वेपर में कन्वर्ट होगा तो वेपर में कन्वर्ट होने के बाद ये जो वेपर बनी है वो प्रेशर अप्लाई करेगी। सर किस पर प्रेशर अप्लाई करेगी? तो मैं ब्लू पेन से लिख देता हूँ। ये जो है प्रेशर अप्लाई करेगी। देखिए मैंने ब्लू पेन से बनाया। ये क्या अप्लाई कर रही है? ये क्या अप्लाई कर रही है बच्चों? ये क्या अप्लाई कर रही है? प्रेशर अप्लाई कर रही है। सर किस पर अप्लाई कर रही है? लिक्विड के सॉल्यूशन पर। किस पर अप्लाई कर रही है बच्चों? लिक्विड के सॉल्यूशन पर। इसी को हम क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर। हाँ है ना। अब वेपर प्रेशर के फैक्टर देखते हैं। वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? तो फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करती है। तो फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं टेम्परेचर। फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं टेम्परेचर। सोच के बताओ बच्चों। मान लो ये डायग्राम यही वाला है, ठीक है। मान लो यही डायग्राम है। इस डायग्राम में आपने क्या किया? टेम्परेचर बढ़ाया। मान लो इसी डायग्राम में आपने टेम्परेचर बढ़ाया। टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाओगे तो इवापोरेशन फास्ट होने लगेगा। हाँ है ना। सोच के बोलो। जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया, मैं यहाँ पर डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, सिंपल सी चीज़ है। टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाया तो यहाँ पर वेपर्स क्या होने लगेगी बच्चों? यहाँ पर वेपर बढ़ने लगेगी। हाँ है ना। सर किसकी वेपर? दोनों की वेपर बढ़ेगी, ब्लैक वाले लिक्विड की भी और रेड वाले लिक्विड की भी। हाँ है ना। ये वेपर बढ़ने लगेगी और वेपर बढ़ेगी तो वेपर ज़्यादा होने की वजह से प्रेशर भी क्या होगा? ज़्यादा अप्लाई होगा। हाँ है ना। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है। या फिर कहें कि टेम्परेचर कम कर दें तो वेपर प्रेशर क्या होगा? कम होगा। हाँ या ना बच्चों? जोर से बोलो, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि समझ में आ गया है। ठीक है। तो टेम्परेचर की बात समझ में आ गई। कभी आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वेपर ज़्यादा से ज़्यादा बनेगी, ज़्यादा से ज़्यादा वेपर बनेगी और वेपर ज़्यादा बनेगी तो प्रेशर भी लिक्विड के ऊपर ज़्यादा अप्लाई होगा। हाँ है ना। लिक्विड के ऊपर प्रेशर ज़्यादा अप्लाई होगा तो टेम्परेचर बढ़ाने पर वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है। ठीक है। तो टेम्परेचर बात समझ में आ गई। अब टेम्परेचर के बाद आता है बॉइलिंग पॉइंट। टेम्परेचर के बाद आता है बॉइलिंग पॉइंट, BP। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? तो मान लो कोई एक लिक्विड है जिसका वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। तो मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा का मतलब क्या है। तो मैं यहाँ पर 2 लिक्विड ले लेता हूँ। मान लो लिक्विड ए जो है
मान लो वाटर है, क्या है बच्चों, वाटर है, और जो लिक्विड बी जो है, लिक्विड बी जो है वो है एसीटोन है। एसीटोन बोले तो नेल पॉलिश रिमूवर, हाँ है ना। तो मान लीजिए दो लिक्विड है, लिक्विड ए है और लिक्विड बी है, एसीटोन। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है बच्चों, 100 डिग्री सेल्सियस, ये तो आपको पता होगा। पर कभी हम एसीटोन की बात करें तो एसीटोन का तो बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, मुझे याद नहीं है पर इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ही कम होता है, हाँ है ना। इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, तो सोचो क्या निष्कर्ष निकलेगा। निष्कर्ष ये निकलेगा कि मान लो आपने इस कंटेनर में एसीटोन डाल दिया, क्या डाल दिया बच्चों, एसीटोन डाल दिया। मान लो आपने इस कंटेनर में एसीटोन डाल दिया तो एसीटोन तो जल्दी से वेपराइज हो जाएगा। सर क्यों, एसीटोन जल्दी से वेपराइज क्यों हो जाएगा, क्योंकि एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। अरे भाई एसीटोन मान लो 30 डिग्री सेल्सियस, मान लो आसपास अभी कितना टेम्परेचर चल रहा है, 30 डिग्री सेल्सियस, तो एसीटोन लिक्विड थोड़ी मिलेगा, बताओ, वो तो क्या बन चुका होगा, वेपर बन चुका होगा। और जैसे ही वेपर बना तो प्रेशर भी ज़्यादा अप्लाई करेगा, हाँ है ना। इससे पता चलता है कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो वेपर प्रेशर ज़्यादा अप्लाई करेगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो वेपर प्रेशर ज़्यादा अप्लाई करेगा। बात समझ में आई कि नहीं बच्चों, समझ में आई कि नहीं आई, सोच के बोलो। तो ये समझ में आ गया। अब देखो, मान लो पानी है, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होता है, तो अभी आपके कमरे का टेम्परेचर कितना है, मान लो 30 डिग्री सेल्सियस, तो क्या वो बॉईल हुआ, नहीं हुआ। 40 डिग्री पे नहीं हुआ, 50 डिग्री पे नहीं हुआ, क्या 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होगा, हाँ है ना। तो मतलब इसको कितना ज़्यादा टेम्परेचर लग रहा है वेपर में कन्वर्ट होने में, मतलब जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होगा तब जाके वो वेपर में कन्वर्ट होगा, हाँ है ना। मतलब बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है तो वेपर प्रेशर क्या होगा बच्चों, क्या होगा, कम होगा। क्योंकि भैया, क्योंकि जब बॉइलिंग पॉइंट कभी ज़्यादा हो गया तो वेपर बनने में टाइम लगेगा, और वेपर बनने में टाइम लगेगा तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम लगेगा, हाँ है ना। ये बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई। कभी नहीं आई तो इस वाले एग्जाम्पल से समझो, इसको समझे। जैसे ही आप नेल पॉलिश, जैसे हाँ आजकल बहुत चल रहा है सैनिटाइज़र का कंसेप्ट, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से लोग सैनिटाइज कर रहे हैं अपने हाथों को। सोचो, कभी आप सैनिटाइज़र के लिक्विड को डालते हैं तो क्या होता है, जैसे ही आप उसको रब करते हैं तो वो क्या हो जाता है, वेपराइज हो जाता है, हाँ है ना। मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम है तो वेपराइज जल्दी हो गया तो वेपर जल्दी बन गई, और वेपर जल्दी बन गई तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा लगेगा, हाँ है ना बच्चों। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये कौन सा पॉइंट हो गया, सेकेंड पॉइंट हो गया। अब थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं, वो है नेचर ऑफ लिक्विड। थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं बच्चों, नेचर ऑफ लिक्विड। बच्चों, नेचर ऑफ लिक्विड का मतलब, कभी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है उनके बीच कभी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हुआ, क्या हुआ बच्चों, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा तो बच्चों वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। सर क्यों, देखिए मैं आपको समझाता हूँ, बहुत ही प्यार से समझाता हूँ। मान लो एक कंटेनर है, हाँ है ना, इस कंटेनर में क्या भरा हुआ है, ये क्लोज कंटेनर है। मान लो इस कंटेनर में कौन भरा हुआ है बच्चों, H2O, हाँ है ना। और आप जानते हैं H2O के बीच कौन सी बॉन्डिंग होती है, H2O के बीच कौन सी बॉन्डिंग होती है बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से बताओ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, स्ट्रांग होगा। अब स्ट्रांग होगा, सोचो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा तो ये जो पानी का मॉलिक्यूल है जो कि H2O है, ये भी कौन है, H2O, तो H2O के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना के बैठेगा, हाँ है ना। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा तो क्या ये वेपर में कन्वर्ट होने में नाटक करेगा, हाँ, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो वेपर में कन्वर्ट बहुत देर से होगा, और वेपर में कन्वर्ट देर से हो रहा है तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा, हाँ है ना बच्चों। इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हुआ तो वेपर प्रेशर क्या होने वाला है, कम। तो उल्टा बोलो, कभी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हुआ, कभी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हुआ। सर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक का मतलब, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक का मतलब लिक्विड है, मान लो हमने एसीटोन ही ले लिया। एसीटोन में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होने की वजह से ये लिक्विड, ये भी एसीटोन है, ये भी एसीटोन है, तो एसीटोन के मॉलिक्यूल्स वीक फोर्स
से बंधे होने की वजह से क्या करेंगे, जल्दी से टूट जाएंगे और टूट के किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वेपर में। और वेपर जल्दी बनेगी तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। हाँ या ना बच्चों, ये बात समझ में आई। ये तीसरा पॉइंट हो गया। अब मैं चौथे पॉइंट को यहीं कहीं लिख देता हूँ बची कुची जगह पर, जिससे आपका समय बचेगा। तो मैं चौथे पॉइंट को यहीं लिख देता हूँ, आपको दिख रहा होगा। चौथा पॉइंट है प्योरिटी ऑफ लिक्विड। प्योरिटी ऑफ लिक्विड। बेटा प्योरिटी ऑफ लिक्विड का मतलब ये है कि लिक्विड जितना ज़्यादा प्योर होगा, लिक्विड जितना ज़्यादा प्योर होगा उसका वेपर प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा। प्योर लिक्विड, जितना ज़्यादा लिक्विड प्योर होगा उसका वेपर प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा। ये बात कम समझ आती है लोगों को, तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए मान लीजिए ये क्लोज कंटेनर है जो कि दिख रहा होगा, ये क्लोज कंटेनर है, हाँ है ना। इस क्लोज कंटेनर में कौन भरा हुआ है, लिक्विड ए भरा हुआ है। कौन भरा हुआ है बच्चों, ए लिक्विड भरा हुआ है, बस एक ही लिक्विड है। ए लिक्विड है मतलब कि वो क्या है, ए लिक्विड है, इसका मतलब क्या है, प्योर है। मतलब ऊपर जो मॉलिक्यूल है बताओ किसके हैं, ऊपर जो मॉलिक्यूल है वो किसके हैं, ए के ही है। सर ए के क्यों है, क्योंकि ए के अलावा कोई लिक्विड है ही नहीं। तो बताओ यहाँ पे लिक्विड के मॉलिक्यूल किसके हैं, ऊपर की सरफेस पे ए के। तो बच्चों बताओ नॉर्मल टेम्परेचर पे ये ए के लिक्विड के मॉलिक्यूल क्या बनाएंगे बच्चों, वेपर बनाएंगे। हाँ या ना, क्या बनाएंगे बच्चों, वेपर बनाएंगे। हाँ या ना बच्चों, क्या बना देंगे, वेपर बनाएंगे। और वेपर जितनी ज़्यादा बनेगी वेपर प्रेशर क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। हाँ या ना बच्चों, हाँ या ना बच्चों। अब आपसे कोई बोले कि सर कभी लिक्विड प्योर नहीं हुआ, तो मैं आपको इसका भी डायग्राम समझाता हूँ। मान लो लिक्विड प्योर नहीं है, इसका मतलब इसके अंदर दो लिक्विड है। कौन कौन से, एक तो ए लिक्विड भी है और बी लिक्विड भी है। मैं ब्लैक, ये दो लिक्विड है तो एक लिक्विड को ब्लैक से बना देता हूँ और दूसरे लिक्विड को मैं ये डार्क से बना देता हूँ। ये आपको दिख रहा होगा, ये डार्क, ये रहा, रेड भी है और डार्क भी है। यहाँ पर कितने लिक्विड हैं बच्चों बताओ, दो लिक्विड है, ए लिक्विड भी है बी लिक्विड भी है। तो बताओ सरफेस पे कितने लिक्विड होंगे, ए भी होगा बी भी होगा। हाँ है ना। अब बच्चों बताओ जब नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें तो इस टेम्परेचर पर क्या होगा, इवोपरेशन होगा कि नहीं होगा। इवोपरेशन हुआ तो बच्चों बताओ पिछली बार जो वेपर बन रही थी देखो कितनी ज़्यादा बन रही थी, पर इस बार वेपर कितनी बन रही है, कम बन रही है। आप कहेंगे सर कम क्यों बन रही है, क्योंकि देखो यहाँ पर जो सिंगल लिक्विड है उसकी सरफेस तो डिवाइड हो गई। सर किस में डिवाइड हो गई, दो लोगों में डिवाइड हो गई। तो वेपर प्रेशर भी उस लिक्विड का क्या हो जाएगा, आधा। सर आधा क्यों, क्योंकि यहाँ पर ए लिक्विड भी है और बी भी लिक्विड है। तो अभी इसमें सिर्फ कौन था, ए लिक्विड था। तो ये ए लिक्विड ही प्रेशर अप्लाई कर रहा था। अब यहाँ पर कितने लिक्विड है, दो है, तो ए लिक्विड बेचारा कम प्रेशर अप्लाई कर रहा होगा ना। सर बी भी तो कर रहा होगा, हाँ बी भी बेचारा है। सर क्यों, क्योंकि वो तो कम प्रेशर अप्लाई कर रहा है, उसके मॉलिक्यूल्स कम ऊपर जा रहे हैं। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो बच्चों याद रखिएगा, प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है और इम्प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर कम होता है। ये पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे, आप इसे जल्दी से नोट डाउन करें। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नोट डाउन कर लें और राउल्स लॉ हम शुरू करने जा रहे हैं। नोट डाउन करें बच्चों, कर लिया नोट डाउन बच्चों, ठीक है बच्चों, नोट डाउन कर लिया होगा आपने। चलिए बच्चों, अब वो घड़ी आ गई है जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं राउल्स लॉ, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और बच्चों की शिकायत भी रहती है कि सर राउल्स लॉ का ग्राफ कैसे बना, ये डेरिवेशन कैसे आया, ये सब कुछ मैं डिटेल में समझाऊंगा और मज़े आ जाएंगे आपको समझ के। आप कहेंगे कि सर राउल्स लॉ तो बहुत ही ईजी टॉपिक है। चलो शुरू करते हैं राउल्स लॉ। तो बच्चों राउल्स लॉ को बताने के लिए बता दूँ, राउल्ट यहाँ पर एक फ्रेंच केमिस्ट है। राउल्ट यहाँ पर फ्रेंच केमिस्ट है जिसका नाम भी मुझे याद है, इसका नाम है मार्टे, फ्रेंकोइज मार्टे। इसका नाम की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है पर पता चलना चाहिए, फ्रेंकोइज मार्टे राउल्ट।
ये देखिए कितना बड़ा नाम है इसका, फ्रेंच केमिस्ट है फ्रैंकोइज मार्टे। इसने क्या किया, एक लॉ दिया जिसे हम क्या कहते हैं, राउल्ट लॉ कहते हैं। बिना देर के राउल्ट लॉ लिखते हैं, मज़ा आने वाला है। राउल्ट लॉ क्या है, तो राउल्ट लॉ क्या कहता है, राउल्ट लॉ क्या कहता है, फॉर अ सॉल्यूशन, बच्चों बिना देर किए लिख रहा हूँ, बिना देर किए लिख रहा हूँ, फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ टू volatile, for a solution of two volatile liquid, the vapor pressure of each component, vapor pressure of each component in solution is बच्चों मैं समझाऊंगा, अभी टेंशन मत लो, is directly proportional to its mole fraction, is directly proportional to its mole fraction present in solution। सर बिल्कुल समझ में नहीं आया, एक बार समझाइए ना, बिल्कुल समझ नहीं आया तो मैं समझाता हूँ, बिना टेंशन के, डरो मत। मैं यहाँ पर डायग्राम से समझाता हूँ, बहुत मज़ा आ जाएगा आपको समझ के। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, अभी मैंने स्टेटमेंट नहीं समझाया, बिल्कुल सही बात, मैंने स्टेटमेंट नहीं समझाया, समझाऊँगा। तो मैं यहाँ पर स्टेटमेंट समझाने से पहले दो लिक्विड ले रहा हूँ। मान लीजिए ये कौन है, ये जो है लिक्विड ए है, ये कौन है, लिक्विड ए है। ए लिक्विड का मतलब इसमें सिर्फ ए लिक्विड भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है बच्चों, ए लिक्विड, ये रहा ए लिक्विड, ये रहा ए लिक्विड, हाँ है ना बच्चों, ये रहा ए लिक्विड। तो बताओ इसकी सरफेस पर कौन से लिक्विड होंगे, कौन सा लिक्विड होगा, तो आप कहेंगे कि सर जो मॉलिक्यूल होंगे वो ए लिक्विड के होंगे, हाँ है ना। तो क्या होगा, ये ए लिक्विड जो है वो वेपराइज होगा ए लिक्विड वेपराइज होकर क्या बनाएगा, वेपर प्रेशर बनाएगा। तो यहाँ पर इसने क्या बनाया, वेपर प्रेशर बनाया। ये रहा, ये क्या बन गई बच्चों, ये रहा वेपर है, ये क्या है बच्चों, वेपर के मॉलिक्यूल है। क्या है बच्चों, वेपर के मॉलिक्यूल है। अब ये वेपर के मॉलिक्यूल जो है प्रेशर अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे बच्चों, प्रेशर अप्लाई करेंगे। इस प्रेशर को हम क्या कहेंगे, इस प्रेशर को हम कहेंगे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए। इसे हम क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, हाँ है ना। अब मान लीजिए ऐसा कि ऐसा एक और लिक्विड है, मैं रेड पेन यूज़ करता हूँ, रेड पेन ये रहा, तो रेड पेन से यूज़ करके बताऊँगा। मान लीजिए ये लिक्विड बी है, कौन है बच्चों, ये लिक्विड बी है, ये लिक्विड क्या है बच्चों, बी है। और हाँ ये बताना भूल गया, ये दोनों की दोनों लिक्विड जो है वोलेटाइल है, ये दोनों की दोनों लिक्विड वोलेटाइल है। सर वोलेटाइल क्या होता है, वोलेटाइल का मतलब जो आसानी से वेपराइज हो जाए, जो आसानी से वेपराइज हो जाए। जैसे आपसे कोई कहे एसीटोन और वाटर में कौन वोलेटाइल है, तो आप कहेंगे सर एसीटोन वोलेटाइल है। क्यों, क्योंकि एसीटोन जल्दी से वेपराइज हो जाती है और वाटर जो है लेस वोलेटाइल है। सर क्यों लेस क्यों है, क्योंकि पानी इतनी जल्दी से वेपराइज नहीं होता। तो वोलेटाइल का मतलब जो आसानी से क्या हो जाए, वेपराइज हो जाए। तो हमने दोनों लिक्विड को क्या लिया हुआ है, वोलेटाइल लिया है, जो आसानी से क्या हो रहे हैं, वेपराइज। तो बच्चों हमने लिक्विड बी को क्या लिया हुआ है, तो लिक्विड बी जो है इस कंटेनर में क्या भरा हुआ है। बच्चों डरने की कोई बात नहीं, टाइम तो लगेगा, टॉपिक का नाम ही राउल्ट्स लॉ है। तो लिक्विड बी जो है इसकी सरफेस पर बताओ, इसकी सरफेस पर कौन से मॉलिक्यूल्स होंगे, तो आप कहेंगे सर किसके मॉलिक्यूल होंगे। मैं इसको थोड़ा ऐसा बना देता हूँ, डार्क बना देता हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाए लिक्विड बी है, ठीक है। ये लिक्विड ए है और वो लिक्विड बी है। अब ये लिक्विड बी जो होंगे वो भी क्या होंगे, लिक्विड बी जो है वो भी क्या होंगे, वेपराइज होंगे तो वेपराइज हो गए। ये लिक्विड बी जो है वो वेपराइज हो गए, तो ये लिक्विड बी जो है वो वेपराइज हो गए, ये वेपराइज हो गए, ठीक है। इसको डार्क कर देता हूँ मैं। ये क्या है बच्चों, ये क्या है, वेपर है। ये क्या है बच्चों, आपसे कोई पूछे ये क्या है, तो आप कहेंगे सर ये तो वेपर है। अब ये वेपर जैसे ही बनी तो ये वेपर क्या करेगी, प्रेशर अप्लाई करेगी, हाँ है ना। ये वेपर जो है वो क्या करेगी, प्रेशर अप्लाई करेगी। तो ये प्रेशर अप्लाई कर रही है तो इसे हम क्या बोल रहे हैं, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी, प्योर लिक्विड बी। और ये कौन था, प्योर लिक्विड ए था, हाँ है ना। और हमने इसे डिनोट कर दिया किससे, इसे डिनोट किया है किससे, P
PB0, ये प्योर लिक्विड का प्रेशर है, तो हम नॉट लगा देते हैं जिससे पता चल जाता है कि प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर है। और यहाँ पर लिख देते हैं क्या, PA0। ये PA0 क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए। अब बच्चों क्या किया, बहुत स्लो चल रहा है, अब क्या किया मैंने, क्या किया, इन दोनों लिक्विड को, ये दोनों लिक्विड दिख रहे हैं आपको, इन दोनों लिक्विड को एक कंटेनर में डाला और इनका सॉल्यूशन बनाया। क्या बनाया बच्चों, सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन किसका है, ये सॉल्यूशन किसका है, लिक्विड ए का और प्लस लिक्विड बी का। ये सॉल्यूशन किसका है बच्चों, लिक्विड ए का और लिक्विड बी का। मैंने इन दोनों को क्या किया, एक कंटेनर में डाल दिया और इनका क्या बना दिया, सॉल्यूशन बनाया। तो बच्चों आपसे कोई पूछे इसके अंदर कौन होगा, इस कंटेनर में कौन होगा, तो आप कहेंगे सर इस कंटेनर में तो लिक्विड ए भी होगा और लिक्विड बी भी होगा। तो मैं यहाँ पर लिक्विड ए भी बना रहा हूँ ब्लैक पेन से और लिक्विड बी भी बना रहा हूँ रेड पेन से। दिख रहा है आपको रेड पेन बच्चों, दिख रहा है। तो बच्चों बताओ इसकी सरफेस पे, ऊपर की सरफेस पे कौन होगा, तो आप कहेंगे सर ऊपर की सरफेस पे लिक्विड ए के मॉलिक्यूल भी होंगे और लिक्विड बी के भी मॉलिक्यूल होंगे। तो लिक्विड ए के भी हो रहे हैं, देखो मैं इसको थोड़ा अलग बना रहा हूँ, लिक्विड ए के भी मॉलिक्यूल हैं और लिक्विड बी के भी मॉलिक्यूल है, दिख रहे हैं आपको बच्चों। अब बच्चों अब इन्हें नॉर्मल टेम्परेचर पे रख दिया तो ये क्या बनाएंगे, ये क्या बनाएंगे, वेपर बनेंगे। सर किसकी वेपर बनेगी, ए की भी बनेगी और बी की भी बनेगी। तो यहाँ पर वेपर ए की बन रही है, ये वेपर जो है ए की भी बनेगी और किसकी भी बनेगी बच्चों, बी की भी बनेगी। ए की वेपर भी बनेगी और बी की भी बनेगी। तो ये रही ए की वेपर, ये रहे ए के वेपर और किसके वेपर बनेंगे बच्चों, बी के भी बनेंगे। तो बी के वेपर को मैं रेड पेन से बना देता हूँ, हाँ है ना। तो मैंने बी के वेपर को रेड पेन से बना दिया, कोई दिक्कत। अब ये क्या होंगी, ये दोनों वेपर जो हैं प्रेशर अप्लाई करेगी कि नहीं करेगी बच्चों, क्या ये दोनों की दोनों वेपर जो है प्रेशर अप्लाई करेगी, हाँ है ना। ये प्रेशर जो अप्लाई कर रही हैं, ये जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है जिसे हम वेपर प्रेशर कहते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए, नहीं, वेपर प्रेशर ऑफ ए जिसे हम किससे डिनोट कर रहे हैं, पीए से, और वेपर प्रेशर ऑफ बी जिसे हम किससे डिनोट कर रहे हैं, पीवी से। आप कहेंगे सर पीए क्या है, पीए क्या है, सॉल्यूशन के अंदर जो प्रेशर अप्लाई कर रही है कौन, वेपर, उसे हम कहते हैं पीए। और यहाँ पर वेपर प्रेशर ऑफ बी को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, पीबी से। सर तो पीए नॉट क्या है, पीए नॉट तो तब था, पीए नॉट तो तब था जब वेपर प्रेशर कौन अप्लाई कर रहा था, प्योर लिक्विड। ये प्योर है क्या, नहीं यार बच्चों ये तो सॉल्यूशन है, मिक्स हो गए, प्योर कहाँ बचा। पीए नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए, पीबी नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी। पर पीए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन, और पीबी क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ बी इन लिक्विड सॉल्यूशन। अब बच्चों अब समझते हैं, यहाँ पर कब से वो समझा रहा हूँ, कितना टाइम हो गया, चलो देखते हैं इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो सबसे पहले स्टेटमेंट में देखो क्या लिखा है, फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड। कितनी सिंपल बात है, एक सॉल्यूशन है किसका, एक सॉल्यूशन है किसका ए और बी का, और ए और बी लिक्विड दोनों की दोनों कैसे हैं, वोलेटाइल है, हाँ है ना। तो ये बोल रहा है कि द वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन ये वाला है, तो जो वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, और हमने कंपोनेंट यहाँ पर कितने लिए, दो ही लिए, ए और बी। तो वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, तो अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए, वेपर प्रेशर ऑफ each component solution is directly proportional to its mole fraction। its mole fraction मतलब कितने मोल्स फ्रैक्शन इसके अंदर प्रेजेंट है, कितने मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने मोल फ्रैक्शन इसमें होंगे उतनी ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेगा, सीधी सी बात है। जितने नंबर ऑफ मोल्स या फिर मोल फ्रैक्शन होंगे इस सॉल्यूशन में उस कंपोनेंट के, उतना ही ज़्यादा वेपर बनेगी, और जितनी ज़्यादा वेपर बनेगी तो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, वेपर प्रेशर अप्लाई होगा सॉल्यूशन पे। तो बच्चों पीए जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, पीए जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एक्स ए के। सर एक्स ए क्या होता है, एक्स ए क्या होता है बच्चों, एक्स ए क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो बच्चों ये तो ए की बात हुई, कभी हम बी की बात करें तो क्या होगा बच्चों,
PB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB। सर XB क्या है? XB क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ B। सर ये PA क्या है? PA क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ A। और PB क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ B। पर किसमें बच्चों? किसमें? सॉल्यूशन में। और बच्चों आप जानते हैं प्रोपोर्शनल का साइन हटाओ तो क्या आता है? कांस्टेंट आता है। तो प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो कांस्टेंट आया। क्या आया? PA0XA। और उसमें प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, इसके अंदर प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो क्या मिलेगा? PB0XB। इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। अब आपसे कोई पूछे PA0 क्या है? PA0 क्या है? PA0 क्या है? तो आप कहेंगे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। तो PA0 क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A को हम क्या कहते हैं? PA0। और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड B को हम कहते हैं PB0। बच्चों ये बात समझ में आई कि नहीं आई? थोड़ा सा बताएं। मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर सिर्फ अभी इसके अंदर कौन था? A लिक्विड। कोई नहीं, सिर्फ A था। और इसके अंदर सिर्फ कौन सा लिक्विड था? B था। मतलब A, इसके अंदर A है, इसके अंदर B है, तो सिर्फ वेपर किसकी बनेगी? A की बनेगी। यहाँ पर वेपर किसकी बनेगी? यहाँ पर वेपर किसकी बनेगी? B की बनेगी। पर जब दोनों को मिला दें तो वेपर किसकी बनेगी? A की भी बनेगी और B की भी बनेगी। तो ये लॉ क्या बोलता है कि भैया वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जितने मोल फ्रैक्शन होंगे उस कंपोनेंट के, तो वेपर प्रेशर उसके डायरेक्टली क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो क्या आया बच्चों? PA0। अब बच्चों अभी मैं यहाँ पर एक केस ले लेता हूँ। केस ये लिया कि जो A लिक्विड जो है वो मोर वोलेटाइल है। क्या है बच्चों? मोर वोलेटाइल है। और B लिक्विड जो है वो मैं मान लेता हूँ कि B जो लिक्विड है वो क्या है? दोनों वोलेटाइल है, मतलब जो जल्दी से वेपर बना ले। पर मैंने केस ले लिया कि यहाँ पर A जो है वो ज़्यादा वोलेटाइल है और B जो है वो कम वोलेटाइल है। तो यहाँ पर आप एक काम करें, जल्दी से इसे लिख लें, नोट डाउन करें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जल्दी से ले लें, जो करना है करें, क्योंकि अभी हमें इसके आगे भी पढ़ना है। जल्दी से ले लें, इसका स्क्रीनशॉट लिख लें। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने राउल्ट्स लॉ पढ़ा था। सर राउल्ट्स लॉ क्या होता है? एक बार फिर और बता दे क्या जाएगा आपका, एक बार और बता दे, गरीब की दुआ लगेगी। समझा रहा हूँ बच्चों, देखो क्या है बच्चों। यहाँ पर A लिक्विड है, यहाँ पर B लिक्विड है, ये प्योर है, ये प्योर है, ये भी प्योर है, ये प्योर लिक्विड है, ओ मेरे बच्चे प्योर है। और ये भी क्या है? प्योर लिक्विड है। प्योर है तो A लिक्विड जो है वो वेपर बनाएगा, तो प्रेशर अप्लाई करेगा, हाँ है ना। और याद रखिएगा प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर हमेशा ज़्यादा होता है, ये हमने बता रखा है। और यहाँ पर प्योर लिक्विड B है जो कि लेस वोलेटाइल है और ये ज़्यादा वोलेटाइल है। ज़्यादा वोलेटाइल का मतलब जल्दी वेपर बनाना और लेस वोलेटाइल मतलब थोड़ा स्लोली वेपर बनाना। वेपर बना रही है पर स्लोली बना रही इसके कंपैरिजन में। तो यहाँ पर B लिक्विड है तो क्या होगा? ये भी वेपर बनाएगी। और देखो मैंने यहाँ पर हाँ ये बताना भूल गया, ये जो है मैंने यहाँ पर एक काम करता हूँ, इसे मोड़ नहीं, मैं इसे लेस वोलेटाइल ले लेता हूँ A वाले को और इसको मोड़ ले लेता हूँ। इसको क्या ले लेता हूँ? मोर वोलेटाइल। लेस वोलेटाइल मतलब कि ये वेपर तो बना रही है पर कम वेपर बना रही है। मैंने इसलिए 3 ही बबले बनाए। कितने बबले बनाए? 3 बनाए। और ये ज़्यादा वोलेटाइल है तो मैंने देखो इसकी वेपर में बबले जो हैं वो ज़्यादा बना दिए। तो बच्चों मैंने यहाँ पर केस क्या ले लिया? किसका प्रेशर, किस में वेपर ज़्यादा बन रही है, किस में ज़्यादा बन रही है? B में। थोड़ी देर पहले मैंने A को बता दिया था, ठीक है कोई बात नहीं, दोनों में से एक जो है ज़्यादा वोलेटाइल है और एक जो है वो कम वोलेटाइल है। तो बच्चों याद रखें ज़्यादा वोलेटाइल कौन है? B ज़्यादा वोलेटाइल है और A जो है वो कम वोलेटाइल है। ये कम वोलेटाइल है तो वेपर कम बनाएगी, तो इसका वेपर प्रेशर जो होगा इसके कंपैरिजन में कम होगा और इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा। क्यों? क्योंकि ज़्यादा वेपर बन रही है तो प्रेशर भी क्या होगा? ज़्यादा। कम वेपर बन रही है तो प्रेशर भी क्या होगा? कम होगा। ये यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, हाँ है ना। अब बच्चों अब हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू डाल्टन। अरे बच्चों डाल्टन नाम सुना है? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। क्या याद आ रहा है आपको?
क्या आपको डाल्टन का पार्शियल प्रेशर याद आ रहा है, जो कि क्या कहता है कि जो टोटल प्रेशर होगा सॉल्यूशन का, टोटल प्रेशर जो होगा सॉल्यूशन का वो किससे मिलके बनेगा बच्चों, किससे मिलके बनेगा? PA प्लस PB। सर PA क्या है? PA जो है वो क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ A, और PB क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ B। हाँ या ना? तो बच्चों टोटल प्रेशर जो होगा कंटेनर में वो किसका सम होगा? वेपर प्रेशर ऑफ A का और वेपर प्रेशर ऑफ B का। हाँ या ना? तो बच्चों ये P टोटल एज इट इज, और PA कितना है? PA की वैल्यू रख दो। PA की वैल्यू कितनी है? PA नॉट XA, और PB की वैल्यू क्या है बच्चों? PB नॉट XB। ठीक है, जगह थोड़ी सी मैं इधर कर देता हूँ, ये समझ में आया बच्चों? तो P टोटल एज इट इज। अब बच्चों बताओ, मैंने किसको ज़्यादा वोलेटाइल मान रखा है? इसको। इसका मतलब किसका प्रेशर ज़्यादा होगा? PB नॉट का ज़्यादा होगा। किससे? PA नॉट से। हाँ है ना? अरे बोलो हाँ है ना? ये ज़्यादा वोलेटाइल है तो इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। हाँ है ना? तो बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ, मैं PA नॉट को क्या लिख रहा हूँ? PA नॉट को PA नॉट लिख रहा हूँ, और मैं XA को 1 माइनस XB लिख रहा हूँ। XA को क्या लिख रहा हूँ बच्चों? 1 माइनस XB। अरे सर ये कैसे लिख दिया? तो बच्चों आपको याद नहीं है क्या? भूल गए क्या? मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है XA प्लस XB कितना होता है? 1 होता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन B इक्वल्स टू 1। तो क्या मैं XA को लिख सकता हूँ 1 माइनस XB? अरे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, इतना चिल्ला क्यों रहे हो, डरा क्यों रहे हो? बिल्कुल लिख सकते हैं आप सर, जो चाहे वो कर सकते हैं। तो बच्चों ये एज इट इज़, PB नॉट एज इट इज़, XB एज इट इज़। हाँ या ना? सर आप क्या करना चाह रहे हैं? मैं बता रहा हूँ मैं क्या करना चाह रहा हूँ। तो P टोटल एज इट इज़, इसका अंदर मल्टीप्लाई करो तो PA नॉट 1 जा PA नॉट, ये भी कोई बात है। PA नॉट का मल्टीप्लाई XB से तो क्या हो जाएगा? PA नॉट XB, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। और PB नॉट XB, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ है ना? अब बच्चों तो P टोटल कितना होगा? PA नॉट को एज इट इज़ लिखा, और बच्चों इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों में से XB कॉमन आ रहा है। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? XB। तो अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा प्लस का PB नॉट, माइनस का क्या बचेगा? PA नॉट, माइनस का क्या बचेगा? PA नॉट। तो ये हो गया हमारा P टोटल का फॉर्मूला। क्या हो गया? P टोटल का फॉर्मूला। पर ये फॉर्मूला कब आया? जब आपने B को ज़्यादा वोलेटाइल मान रखा है और A को ज़्यादा वोलेटाइल मान रखा है। पर मान लो कभी A ज़्यादा वोलेटाइल होता और B कम वोलेटाइल होता, तो बच्चों इसका फॉर्मूला बोलो क्या बनता? P टोटल इक्वल्स टू PA नॉट की जगह PB नॉट आ जाता, XB की जगह XA आ जाता, PB की जगह PA, और ये डायरेक्ट निकाल सकते हैं, डायरेक्ट लिख भी सकते हैं। PA की जगह PB लिख दिया, XB की जगह XA लिख दिया, PB की जगह PA लिख दिया, PA की जगह PB लिख दिया। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। हाँ है ना? तो बच्चों अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम चर्चा इस वाले फॉर्मूले की कर रहे हैं, क्योंकि हमने डायग्राम में किसको ज़्यादा वोलेटाइल मान रखा है? B को। ठीक है, तो बच्चों मैं आपको कुछ याद दिलाना चाह रहा हूँ, शायद से आपको याद आ गया होगा। देखो ये किसी की याद दिला रहा है, ये जो है y एक्सिस है, ये क्या है बच्चों? y एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्वल्स टू y एक्सिस, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बच्चों ये रिप्रेजेंट कर रहा है x एक्सिस। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? x एक्सिस। और ये कौन है? स्लोप। तो y इक्वल्स टू mx, तो ये हो गया स्लोप, ये हो गया x एक्सिस, और ये हो गया इंटरसेप्ट। तो y इक्वल्स टू, बोलो ये क्या बन रहा है? y इक्वल्स टू mx प्लस सी। हाँ उल्टा पुल्टा लिखा है, पर है तो y इक्वल्स टू क्या बच्चों? mx प्लस सी। तो ये y एक्सिस है, इक्वल्स टू है, y एक्सिस है, इक्वल्स टू है, ये कौन है बेटा? x एक्सिस पे आएगा, ये क्या आएगा? स्लोप आएगा, और ये क्या आएगा? c इंटरसेप्ट आएगा। बच्चों याद रखिएगा, मैं ग्राफ किसका बना रहा हूँ? इसका बना रहा हूँ। ठीक है, तो बनाऊँ मैं ग्राफ? तो मैं ग्राफ बनाने वाला हूँ जल्दी से, बिना देर किए। अब ये समझ में आ गया होगा, तो मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूँ आपके लिए। बहुत ही प्यारा सा ग्राफ बनेगा, मज़ा आ जाएगा। चलिए बच्चों अब हम क्या बनाने वाले हैं? अब हम बनाने वाले हैं ग्राफ। तो हम ग्राफ बनाते हैं बिना देर किए। तो अब हम
ग्राफ स्टार्ट कर रहे हैं, पर ग्राफ हम एक ही बना रहे हैं। सब कब के लिए बना रहे हैं? जब हम मान रहे हैं कि जो B जो है वो मोर वोलेटाइल है और A जो है लेस वोलेटाइल है। A जो है वो लेस वोलेटाइल है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। मैंने सिर्फ एक का बना रहा हूँ, किसका? क्योंकि हमने कंडीशन क्या लेके चल रहे हैं कि B जो है वो ज़्यादा वोलेटाइल है और A जो है वो लेस वोलेटाइल है, मतलब ये वाला। हम इसका ग्राफ बना रहे हैं। किसका ग्राफ? मैं फिर से लिख देता हूँ। हम ग्राफ बना रहे हैं किसका? P टोटल इक्वल्स टू PA0 प्लस XB PB0 माइनस PA0। एक काम करते हैं, इसको रीअरेंज कर देते हैं। रीअरेंज करने के लिए P टोटल एज इट इज़, और मैंने क्या किया XB को पहले लिख दिया। XB को नहीं, मैं PB0 माइनस PA0 को पहले लिख देता हूँ, XB को बाद में, और प्लस PA0। बच्चों ये बात एक ही है, ये ऊपर जो लिखा हुआ है नीचे सेम ही है, बस क्या कर रखा है मैंने आगे पीछे कर दिया है। देखिए, इसको मैंने यहाँ लिख दिया, इसको मैंने यहाँ लिख दिया, प्लस PA0। सर क्यों लिख रहे हो आप? क्यों लिख रहे हो? आपको बहुत मज़ा आ रहा है क्या? तो मैं बताऊँगा, हाँ मज़ा आ रहा है, क्योंकि y इक्वल्स टू मुझे क्या बनाना है? y इक्वल्स टू mx प्लस c। क्या बनाना है बच्चों? y इक्वल्स टू mx प्लस c। और बच्चों y इक्वल्स टू mx प्लस c, कोई बताएगा? y इक्वल्स टू mx प्लस c कौन सी लाइन की इक्वेशन है बच्चों? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, हाँ है ना बच्चों? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो सर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे बनेगी? देखिए बताता हूँ। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पे बोलो y एक्सिस पर कौन आएगा? y एक्सिस पर कौन आएगा बच्चों? y एक्सिस पर कौन आएगा? टोटल वेपर प्रेशर। क्या आएगा? दिख रहा है बच्चों? नहीं दिख रहा है तो एक काम करता हूँ, मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, कहाँ हीरो बनूँ। टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, हाँ है ना? अब बच्चों यहाँ पर y एक्सिस पर तो कौन आ गया? टोटल वेपर प्रेशर। तो x एक्सिस पर बोलो कौन आएगा बच्चों? x एक्सिस पर कौन आने वाला है? मोल फ्रैक्शन आने वाला है, हाँ है ना? इंटरसेप्ट कितने का है? तो आप कहेंगे सर इंटरसेप्ट कितने का है? तो इंटरसेप्ट जो है वो है PA0 का है। इंटरसेप्ट कितने का है बच्चों? PA0 का है, हाँ है ना? और x एक्सिस पर कौन आ रहा है? x एक्सिस पर कौन आ रहा है? मोल फ्रैक्शन ऑफ B। तो बच्चों मैंने यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ B कितना ले लिया? 0। तो सोचो, मोल फ्रैक्शन ऑफ B कभी 0 है तो ये क्वांटिटी पूरी 0 हुई, तो P टोटल किसके इक्वल आ जाएगा? PA0 के, हाँ है ना? हाँ है ना? और कभी मोल फ्रैक्शन कभी B के आपने 1 ले लिए, कितने लिए? 1। सर 1 क्यों लिए? अरे भाई मोल फ्रैक्शन टोटल सम कितना होता है? 1। कभी यहाँ पर मोल फ्रैक्शन B का 0 है तो यहाँ पर मैक्सिमम हो गया कितना होगा? 1 ही होगा। तो कभी मैं XB की वैल्यू 1 लेता हूँ, देखो बच्चों मैं XB की वैल्यू 1 ले रहा हूँ, तो PA0 से PA0 कैंसिल। तो बच्चों बताओ टोटल प्रेशर किसके इक्वल आ जाएगा? टोटल प्रेशर किसके इक्वल आ जाएगा? PB0 के, हाँ है ना? तो PB0 जो है वो कहीं ना कहीं XB की वैल्यू 1 है, तो PB0 कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा। सर इसे इतना ऊंचा क्यों ले रहे हो? इसे इतना ऊंचा इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हमने पहले से ही मान रखा है कि जो B जो है ज़्यादा वोलेटाइल है तो उसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा? ज़्यादा होगा, हाँ है ना? तो ये बन गई आपकी, क्या बन गई? स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। और बच्चों ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बन गई किसकी? टोटल प्रेशर की। तो P टोटल की बनी है। P टोटल किसके इक्वल होता है? P1 प्लस P2 के। P1 प्लस P2 या फिर कहें PA प्लस PB के। ये हो गया आपका किसका ग्राफ हो गया बच्चों? किसका ग्राफ हो गया आपका? किसका ग्राफ हो गया? P टोटल का। पर मान लीजिए कभी आपको सिर्फ किसका बनाना है? किसका? A लिक्विड का। तो आपको याद होगा A लिक्विड का ग्राफ कैसा आएगा? PA इक्वल्स टू PA0 XA। याद आया बच्चों? भूल गए होंगे। PA इक्वल्स टू PA0 XA। तो बच्चों पहले बताओ, XB कभी 0 है तो XA कितना होगा? 1। सर क्यों? XB कभी 0 है, मोल फ्रैक्शन ऑफ B 0 है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A कितना होगा? 1। और मोल फ्रैक्शन ऑफ B कभी 1 है तो इस जगह पर मोल फ्रैक्शन ऑफ A कितना होगा? 0। तो बच्चों इसका ग्राफ क्या बनेगा? सोच के बताओ। तो y इक्वल्स टू mx, ये किसकी याद दिला रहे हैं बच्चों? y इक्वल्स टू mx, हाँ है ना? और कभी हमने x की वैल्यू xa लिख दी, तो अभी xa 0 यहाँ पर है। xa 0 होगा तो इस जगह पर a का प्रेशर कितना होगा? 0।
और एक्स ए की वैल्यू कितनी ले ली आपने, 1 ले ली, एक्स ए की वैल्यू 1 ले ली, तो पी ए किसके इक्वल होगा, पी ए नॉट के, तो पी ए जो होगा पी ए नॉट के इक्वल हो गया, पी ए जो है वो पी ए नॉट के इक्वल हो गया। बच्चों ये ग्राफ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ किसका है, फर्स्ट लिक्विड का, पी ए इक्वल्स टू पी ए नॉट एक्स है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आएगी y इक्वल्स टू एम एक्स, हाँ है ना। अब बच्चों बताओ सेकंड लिक्विड का पी बी इक्वल्स टू बोलो क्या आएगा, पी बी नॉट एक्स बी, ये भी तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, हाँ है ना। तो y इक्वल्स टू क्या बनेगा, y इक्वल्स टू क्या बनेगा बच्चों, एम एक्स, y इक्वल्स टू एम एक्स, और x एक्सिस पर बोलो कौन है इस बार, x एक्सिस पर है मोल फ्रैक्शन एक्स बी की वैल्यू कभी 0 रखी तो पी बी कितना आ जाएगा 0, मतलब यहाँ पर b का प्रेशर कितना है 0, और एक्स बी की वैल्यू कभी 1 रखी तो पी बी का प्रेशर क्या होगा, पी बी नॉट में से रेड पेन से बना देता हूँ, कोई दिक्कत है बच्चों? तो आपसे कोई बोले सर ये लाइन इतनी सारी लाइन किसकी है, तो बच्चों ये प्रेशर जो है टोटल प्रेशर है सॉल्यूशन का, और ये क्या है लाल वाला, ये लाल वाला जो है वो है प्रेशर ऑफ बी है, वेपर प्रेशर ऑफ बी है, हाँ है ना बच्चों। और ये काला वाला किसका ग्राफ है, तो काला वाला जो है वो वेपर प्रेशर ऑफ ए है। तो उम्मीद करता हूँ ये ग्राफ आपको समझ आए होंगे, नहीं आए तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखें। आप सोच लोगे ग्राफ कैसे बने, तो बच्चों ये ग्राफ जो है किसका ग्राफ है, टोटल प्रेशर का, ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ किसका है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी का, ये ग्राफ किसका है, तो ये ग्राफ जो है वेपर प्रेशर ऑफ ए का, और इन दोनों के वेपर प्रेशर से मिलकर क्या बना है, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो बच्चों यहाँ पर राउल्ट्स लॉ हमने पढ़ लिया, अब हम क्या करने जा रहे हैं, राउल्ट्स लॉ का एक न्यूमेरिकल करेंगे और देखते हैं इसका न्यूमेरिकल टफ है कि आसान है। तो आप जब तक इसे लिख लें, बना लें, नोट डाउन कर लें, जो करना है कर लें, कर लीजिए बच्चों। चलिए बच्चों अब हम राउल्ट्स लॉ पर एक न्यूमेरिकल करते हैं और देखते हैं राउल्ट्स लॉ की न्यूमेरिकल टफ है या आसान है। चलो देखते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन में क्या दिया है, ध्यान से पढ़ते हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, यहाँ पर आपको वेपर प्रेशर दिया हुआ है किसका, प्योर लिक्विड ए का, और किसका, बी का, जो कि कितना है 450 mmHg। इसका मतलब आपको ए का प्योर, याद करें प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर को हम नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड कितना दिया है 450 mmHg। अब आपको ये तो पता होगा 450 mmHg क्या होता है बच्चों, आपको याद होगा प्रेशर का फॉर्मूला होता है रो जी एच, हाँ है ना। रो जी एच, रो क्या है यहाँ पर, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी जो कि फिक्स है, ग्रेविटी 9.8 अर्थ पे कर रहे हैं तो फिक्स है। तो हम सिर्फ क्या लिखते हैं, हम रो को नहीं लिखते हैं, जी को नहीं लिखते हैं, सिर्फ किससे कैलकुलेट करते हैं, हाइट से। तो यहाँ पर हाइट कितनी दी हुई है उसके वेपर प्रेशर की 450 mm, कितनी हाइट दी हुई है 450 mm, और यहाँ पर बी के जो प्योर लिक्विड जो है, बी जो प्योर लिक्विड है उसका वेपर प्रेशर कितना दिया हुआ है 750 mmHg। याद रखिएगा आप यहाँ पे रो की वैल्यू मत रखना, जी की वैल्यू मत रखना, सिर्फ एच लिख दोगे तो भी काम चल जाएगा। सिर्फ क्या लिख दो बच्चों, हाइट लिख दो तो भी चल जाएगा काम, ठीक है। और साथ के साथ आपको क्या दिया हुआ है, आपको फाइंड आउट करना है कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर। बच्चों लिक्विड मिक्सचर किससे मिलके बना हुआ है, ए से, और किससे, बी से। यहाँ पर ए लिक्विड है और बी लिक्विड है, तो हमें लिक्विड ए और लिक्विड बी का मोल फ्रैक्शन निकालना है। और आपको जो टोटल प्रेशर दिया हुआ है बच्चों, आपको टोटल प्रेशर कितना दिया हुआ है उस लिक्विड मिक्सचर का 600 mmHg। डरने की क्या बात है बच्चों, ये तो शुरुआत है, बहुत ही सिंपल है। आपको याद होगा पी टोटल किससे मिलके बना था, भूल गए क्या बच्चों, पी ए प्लस पी बी, याद होगा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से। पी ए को हम क्या लिख सकते हैं राउल्ट्स लॉ से, पी ए नॉट एक्स ए, भूल गए क्या बच्चों, और पी बी को लिख सकते हैं पी बी नॉट एक्स बी, ये भी आपको याद होगा। अब बच्चों यहाँ पर आपको पी टोटल दिया हुआ है, तो पी टोटल दिया हुआ है, पी ए नॉट को मैं पी ए नॉट लिख दूँ। बच्चों मैं एक काम करता हूँ, एक्स ए को एक्स ए लिख देता हूँ, और एक्स बी को बच्चों क्या मैं एक्स बी को 1 माइनस एक्स ए लिख सकता हूँ, हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। सर क्यों लिख सकते हैं, आपको याद होगा एक्स ए
प्लस एक्स बी कितना होता है बच्चों 1 होता है। तो सारी वैल्यू डाल देते हैं, हमें कुछ आंसर मिलेगा। तो पहले वैल्यू डालने से पहले काम करते हैं, पी टोटल लिख देते हैं और यहाँ पर पी ए नॉट एक्स ए लिख देते हैं। पी बी नॉट का 1 से मल्टीप्लाई किया तो पी बी नॉट 1 ज़ा पी बी नॉट माइनस कितना बच्चों पी बी नॉट एक्स ए। थोड़ा और समझा देते हैं, सुलझा लेते हैं और सुंदर बना लेते हैं। इन दोनों में बच्चों क्या कॉमन आ रहा है, एक्स ए कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट प्लस पी बी नॉट। और थोड़ी देर पहले हमने इसका ग्राफ भी बनाया था, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, याद होगा बच्चों। कुछ नहीं है, सिंपल सी वैल्यू डाल दो आंसर आ जाएगा। पी टोटल कितना दिया हुआ है, पी टोटल दिया हुआ है 600, एक्स ए आपको निकालना है, हाँ है ना। पी ए नॉट कितना दिया है 450 और ये कितना दिया है 750, तो 450 माइनस 700, 450 माइनस 700 और पी बी नॉट 750 दिया हुआ है बच्चों, 700 नहीं 750 और प्लस कितना 750। डरने की कोई बात नहीं है बच्चों, 750 को इस तरफ ले आओ तो माइनस का 750 और एक्स ए 450 में से 750 माइनस हुआ तो आंसर जो आएगा वो माइनस का 300 आएगा, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। तो 600 में से 750 माइनस हुआ तो माइनस का 150 और ये कितना चल रहा है एक्स ए और ये माइनस का 300 डिवाइड हुआ तो माइनस का 300, माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 300 और 150 को डिवाइड करें तो कितना आएगा बच्चों 0.5, कितना आएगा बच्चों 0.5। एक्स ए का भी 0.5 है, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा एक्स ए का भी 5 बच्चों, ये एक गड़बड़ हो गई है, क्वेश्चन में ये 700 था। तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं। कहाँ इतना चेंज करें, इतना चेंज करने से अच्छा एक काम करते हैं, क्वेश्चन को हम 750 बना देते हैं। 700 से करेंगे तो अलग आंसर आएगा। अब 750 लिख लिया है तो 750 से ही सॉल्व कर देते हैं। तो बच्चों एक्स ए कितना आएगा 0.5 आएगा, तो बच्चों एक्स ए 0.5 आएगा, तो बच्चों एक्स ए 0.5 आएगा, तो बच्चों एक्स बी भी कितना आएगा 0.5। सर इसका मतलब ए का जो मोल फ्रैक्शन है वो 0.5 है, तो बी का मोल फ्रैक्शन भी कितना है 0.5 है। क्या हमने कंपोजिशन फाइंड कर लिया? तो राउल्ट्स लॉ के न्यूमेरिकल में तो इतना दम नहीं है, मज़ा भी नहीं आया, सिंपल सा न्यूमेरिकल था, पर हाँ इसकी थ्योरी जो थी स्ट्रॉन्ग थी, इसका डेरिवेशन जो था, ग्राफ था, बहुत ही अच्छा था, मज़ेदार था। तो बच्चों अभी क्लास ख़त्म नहीं हुई है, अभी हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आपने अब तक इसका नाम सुन लिया होगा, तो हम आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन को पढ़ने जा रहे हैं। जब तक आप इसे लिख लें, नोट डाउन कर लें, जो करना है कर ले, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, ले लीजिए। चलिए बच्चों, अब हम बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, ये कहानी राउल्ट्स लॉ के आगे की है। तो ये राउल्ट्स लॉ के साथ कनेक्टेड टॉपिक है, तो इसलिए हम इसे राउल्ट्स लॉ में ही इंक्लूड कर रहे हैं। तो आज का नया टॉपिक जो है वो है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो मैं इस पर मोस्ट आईएमपी लगाना चाहूँगा। क्या लगा रहा हूँ बच्चों? मोस्ट आईएमपी। तो ये वेरी मोस्ट आईएमपी है, कभी आपको नहीं पता तो सुन लो, ये राउल्ट्स लॉ का ही टॉपिक है, आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो ये मोस्ट आईएमपी टॉपिक है। तो चलिए हम आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? तो आइडियल सॉल्यूशन की डेफिनेशन में पॉइंट वाइज लिखवाता हूँ। आइडियल सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो राउल्ट्स लॉ को ओबे करे। आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जो राउल्ट्स लॉ को ओबे करे या फिर कहें कि फॉलो करे। तो आइडियल सॉल्यूशन those solution which obey Raoult's law, जो किसे ओबे करे? राउल्ट्स लॉ को ओबे करे फॉर इंटायर रेंज
फॉर इंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन कम हो लिक्विड का या ज़्यादा हो, ये राउल्ट लॉ को ओबे करना चाहिए। तो बच्चों कितनी सिंपल डेफिनेशन है आइडियल सॉल्यूशन की। ऐसा सॉल्यूशन जो कि राउल्ट्स लॉ को ओबे करे। किसको ओबे करे बेटा? राउल्ट्स लॉ को ओबे करे। जो राउल्ट्स लॉ को ओबे करेगा इंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन में, वो क्या कहलाएगा? आइडियल सॉल्यूशन। तो आपको नॉन आइडियल की डेफिनेशन तो समझ में आई गई होगी। नॉन आइडियल सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होगा जो राउल्ट्स लॉ को ओबे ना करे इंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन में, मतलब थोड़ा बहुत ओबे करे पर पूरी तरीके से ओबे ना करे। तो बच्चों आइडियल सॉल्यूशन समझ में आया। अब आइडियल सॉल्यूशन की एक और डेफिनेशन क्या होगी देखिए, या एक और डेफिनेशन क्या, इसके पॉइंट वाइज मैं समझा रहा हूँ। तो आइडियल सॉल्यूशन आर दो सॉल्यूशन in which theoretical pressure, कौन सा बेटा? theoretical pressure is equal to कौन सा प्रेशर? ऑब्जर्व्ड प्रेशर। याद रखिएगा आइडियल सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होगा जिसमें थ्योरेटिकल प्रेशर किसके इक्वल होगा? ऑब्जर्व्ड प्रेशर। अब क्वेश्चन उठता है थ्योरेटिकल प्रेशर क्या है? बच्चों थ्योरेटिकल प्रेशर का मतलब ये होता है कि जो थ्योरी से निकाला जाए। किससे निकाला जाए? थ्योरी से। और थ्योरी से कैसे निकालते हैं सर? थ्योरी से हम कैसे निकालते हैं? तो थ्योरी से जो टोटल प्रेशर निकलता है वो किसके इक्वल होता है? याद करें, PA प्लस PB के, ये होता है थ्योरेटिकल प्रेशर। हाँ है ना? तो बच्चों थ्योरेटिकल प्रेशर समझ में आ गया होगा। थ्योरेटिकल प्रेशर किससे निकाला जाएगा? राउल्ट्स लॉ से। हाँ या ना बच्चों? थ्योरेटिकल प्रेशर कैसे निकाला जाएगा? राउल्ट्स लॉ से। पर सर ऑब्जर्व्ड प्रेशर कैसे निकाला जाएगा? तो ऑब्जर्व्ड प्रेशर कैसे निकाला जाएगा बच्चों? इंस्ट्रूमेंट से। ऑब्जर्व्ड प्रेशर कैसे निकाला जाएगा? इंस्ट्रूमेंट से। सर इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? आपने नाम सुना है बैरोमीटर। कौन सा मीटर बेटा? बैरोमीटर। बैरोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो क्या मेज़र करता है? प्रेशर मेज़र करता है। हाँ है ना? बैरोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो क्या मेज़र करता है? प्रेशर मेज़र करता है। हाँ है ना? प्रेशर गॉज भी होता है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो प्रेशर मेज़र करता है। तो बच्चों फिर से सुने आइडियल सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसका थ्योरेटिकल प्रेशर किसके इक्वल हो? ऑब्जर्व्ड प्रेशर के। मतलब थ्योरेटिकल किससे निकालेंगे? हम लॉ से कॉपी में लिख के कि भैया इसका प्रेशर इतना था, उसका प्रेशर इतना है, इसको जोड़ा घटाया, इतना आया, इतना आंसर आया, ये होता है थ्योरेटिकल प्रेशर। पर ऑब्जर्व्ड प्रेशर क्या होता है? ऑब्जर्व्ड प्रेशर का मतलब ये होता है, ऑब्जर्व प्रेशर का मतलब ये है कि एक्चुअल में कितना है। आप उस टाइम इंस्ट्रूमेंट लेके बैठे हैं और इंस्ट्रूमेंट लेके बैठने पर आपको प्रेशर कितना मिल रहा है। देखिए मैं एक सीधा सा एग्जांपल देता हूँ। देखिए मान लो आपने गूगल किया, क्या किया? गूगल, और अभी मान लीजिए कितनी बज रही है? 4 बज रही है। आपने गूगल से पूछा कि भैया 4 बजे इंदौर का टेम्परेचर कितना है, तो गूगल कितना बता रहा है? गूगल बता रहा है कितना? मान लीजिए 28 डिग्री सेल्सियस। ये कौन बता रहा है बेटा? गूगल। हाँ है ना? पर मान लीजिए 4 बजे की बात है। कितनी बजे की बात है? 4 बजे की। और 4 बजे आपके हाथ में क्या है? थर्मामीटर है। और थर्मामीटर भी कितना टेम्परेचर बता रहा है? 28 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये हुआ कि थ्योरेटिकल टेम्परेचर किसके इक्वल हो गया? ऑब्जर्व टेम्परेचर के। तो बेटा वैसे ही जब थ्योरेटिकल प्रेशर किसके इक्वल हो? ऑब्जर्व प्रेशर के, तो वो सॉल्यूशन कौन सा सॉल्यूशन होगा? आइडियल सॉल्यूशन होगा। बच्चों समझ में आ गया होगा थ्योरेटिकल और ऑब्जर्व्ड में क्या अंतर है। थ्योरेटिकल का मतलब ये है कि जो थ्योरी से निकाला गया हो, और ऑब्जर्व्ड का मतलब जो हाथों हाथ इंस्ट्रूमेंट रख के निकाला गया हो। तो ये बात समझ में आ गई होगी। अब ये बात समझ में आ गई तो तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? तो तीसरा पॉइंट ये है कि आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है, आइडियल सॉल्यूशन आर दो सॉल्यूशन इन विच डेल्टा V मिक्स इज इक्वल टू 0। इसका मतलब चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना होना चाहिए? 0। सर चेंज इन वॉल्यूम, चेंज कैसे निकालते हैं? तो बच्चों देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ। मान लीजिए आपने A लिक्विड लिया, कितना? 10 लीटर, ठीक है। A लिक्विड लिया 10 लीटर, और आपने B लिक्विड लिया कितना? 5 लीटर।
और जब इन दोनों का सॉल्यूशन बनाया तो दोनों कितना आया, दोनों का सम कितना आया 15 लीटर। तो जब आप चेंज इन वॉल्यूम निकालें, क्या निकालें बेटा, चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, बाद वाला वॉल्यूम, जो कि बाद वाला क्या, जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम था, और माइनस किसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। तो 15 लीटर माइनस 15 लीटर, बोलो कितना आ गया, 0। तो बच्चों ये बात आपको समझ में आई होगी, आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें चेंज इन वॉल्यूम कितना आए, 0 आए। ये मिक्स क्या है, मिक्स का मतलब होता है सॉल्यूशन या फिर मिक्सचर, जो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर कितना होना चाहिए, 0। सर ये कैसे निकालते हैं, तो देखो मैं फिर से समझाता हूँ। आपने ए लिक्विड लिया 10 लीटर, बी लिक्विड लिया कितना 5 लीटर, और दोनों को मिलाने पर जब आपने सॉल्यूशन का वॉल्यूम मेज़र किया तो कितना आया 15 लीटर। जब आप इनका चेंज देखोगे तो चेंज कितना आएगा, 15 लीटर माइनस जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट था तो कितना मिला, 0। तो जब चेंज इन वॉल्यूम 0 मिले तो हम कहेंगे कि ऐसा सॉल्यूशन जो होता है वो क्या होता है, आइडियल सॉल्यूशन होता है। बच्चों ये बात आपको समझ आ गई होगी। ज़्यादा दिल पे मत लो, हेवी टॉपिक नहीं, सिंपल टॉपिक है, दिल पे मत लो, ज़्यादा डिटेल भी मत घुसो। ये समझाने के लिए मैं दे रहा हूँ, समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ। अब चौथा पॉइंट मैं समझाता हूँ। चौथा पॉइंट ये लिखते हैं कि भैया ऐसा सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन इन विच चेंज इन एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, change in enthalpy of solution is 0। चेंज इन एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज 0। इसका मतलब डेल्टा एच, दैट इज करके लिखते, डेल्टा एच ऑफ मिक्सचर कितना होना चाहिए, 0। इसका मतलब ये हुआ कि भैया, इसका मतलब ये हुआ कि जो एंथैल्पी में चेंज आया है वो कितना होना चाहिए, 0। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, मैं इसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ, मज़ा आ जाएगा एक्सप्लेनेशन। मान लो ए एक लिक्विड है और बी भी एक लिक्विड है। ए और ए जो है लिक्विड के दो मॉलिक्यूल हैं, इनके बीच कोई फोर्स है। बी भी जो है एक नया लिक्विड है और बी के बीच कोई फोर्स है, और इन दोनों के बीच क्या हुआ, इन दोनों से मिलकर क्या बना, 2AB है ना, 2AB। तो सर क्या हो रहा है बताओ, देखो यहाँ पर ये एक प्योर लिक्विड था, ये एक प्योर लिक्विड है, और ये दोनों क्या हो गए, मिक्सचर हो गए। अब बच्चों इनको तोड़ने में कुछ एनर्जी लगी होगी, मान लो कितनी एनर्जी लगी, 10 जूल। इनको तोड़ने में कितनी एनर्जी लगी, 10 जूल। इनको तोड़ने में कितनी एनर्जी लगी, 10 जूल, हाँ है ना। ये तोड़ने में एनर्जी लग रही है, इनको तोड़ने में एनर्जी लग रही है, पर यहाँ पर बॉन्ड बन रहा है तो बॉन्ड बनाने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है। तो बच्चों कितनी एनर्जी लगी इनको बॉन्ड बनाने में, 20 जूल। तो बच्चों बताओ चेंज इन एंथैल्पी कितनी है, चेंज इन एंथैल्पी कैसे निकालते हैं, चेंज इन एंथैल्पी वॉल्यूम एंथैल्पी ऑफ किसकी, सॉल्यूशन, माइनस एंथैल्पी ऑफ किसकी, एंथैल्पी ऑफ जो लिक्विड इसके अंदर डाला गया था। तो कभी आप इसे माइनस करें तो 20 माइनस 20 बोलो कितना, तो डेल्टा एच मिक्सचर कितना आया बच्चों, 0। तो आपको एक चौथा पॉइंट भी समझ में आ गया। अब चौथे पॉइंट के बाद में एक पांचवा पॉइंट भी समझा दूं बिना देर किए। तो पांचवें पॉइंट को भी मैं समझा रहा हूं बिना देर किए। तो पांचवें पॉइंट को समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, पांचवें पॉइंट को समझाने के लिए मैं एक पॉइंट बता रहा हूँ कि जो ए जो है, ए के बीच जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, ए के बीच जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है ऑफ अट्रैक्शन है, ए के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और बीबी के बीच भी जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को शॉर्ट फॉर्म में, वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए या फिर नियरली इक्वल होना चाहिए। किसके, ए और बी के बीच के इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। सीधी सी बात,
सीधी सी बात, ये पॉइंट क्या बोलता है कि ए के बीच जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो कंपेयर और बी के बीच जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो नियरली इक्वल होना चाहिए किसके, ए और बी के इंटरमोलिकुलर फोर्स के। सर क्या ये समझ में नहीं आया? देखो ए के बीच कोई इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा, ज़्यादा या कम जो भी होगा, बी के बीच इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा जो भी होगा। अब ए बी के बीच भी कुछ इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा, तो कहने का मतलब इसके बीच इंटरमोलिकुलर फोर्स, इसके बीच इंटरमोलिकुलर फोर्स और इसके बीच इंटरमोलिकुलर फोर्स, तीनों के बीच जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो बच्चों आपको तो पता है जब भी आइडियल वर्ड आता है तो आइडियल वर्ड तो पल्ले पड़ता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आइडियल चीज़ होती ही नहीं है, आइडियल चीज़ होती ही नहीं है। तो सारी चीज़ें जो है ऐसी है जो होने वाली नहीं है। सर कौन सी नहीं होने वाली? जो एंटायर रेंज ऑफ राउल्ट्स लॉ को फॉलो करे और थ्योरेटिकल प्रेशर किसके इक्वल आए, ऑब्जर्व्ड प्रेशर के, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 0 आए, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन 0 आए, और ए के बीच इंटरमोलिकुलर फोर्स और बी के बीच इंटरमोलिकुलर फोर्स और ए बी के बीच इंटरमोलिकुलर फोर्स सेम हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिर भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, तो एग्जाम्पल्स आपको मैं लिखवा देता हूँ। तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, मैं लिखवा देता हूँ। तो एग्जाम्पल्स लिखने के लिए एक काम करें, आप पहले इसे क्या कर लें, नोट डाउन कर लें। आइडियल सॉल्यूशन आपका हो गया है, अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आप इसको लिख लें, जल्दी से नोट डाउन करें, लिख लें, या फिर स्क्रीनशॉट लेना है, जो करना है करें। चलिए बच्चों, अभी हमने आइडियल सॉल्यूशन पढ़ा, अब हम पढ़ने जा रहे हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। बच्चों एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। आइडियल सॉल्यूशन की 5 पॉइंट क्या थे? आइडियल सॉल्यूशन का फर्स्ट पॉइंट था जो आइडियल सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करें। सेकंड याद करें, सेकंड क्या था? सेकंड ये था कि थ्योरेटिकल प्रेशर जो होगा किसके इक्वल होना चाहिए, ऑब्जर्व्ड प्रेशर के। और तीसरा क्या है, डेल्टा वी मिक्स कितना होना चाहिए, 0, मतलब चेंज इन वॉल्यूम कितना होना चाहिए, 0। डेल्टा एच मैक्स कितना होना चाहिए, 0, इसका मतलब चेंज इन एंथैल्पी कितनी होनी चाहिए, 0। और पांचवा पॉइंट था कि ए के बीच जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, बी के बीच जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो क्या होना चाहिए, कंपैरेबल होना चाहिए, मतलब एक जैसा होना चाहिए किसके, ए और बी के इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। ये पांचवा पॉइंट थोड़ा सा अजीब लग रहा है, पर बच्चों मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अब मैं शुरू करता हूँ नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। तो बच्चों मैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन को पढ़ाने जा रहा हूँ। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो होता है उसका फर्स्ट पॉइंट क्या होगा? फर्स्ट पॉइंट होगा ऐसे सॉल्यूशन जो डू नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ फॉर एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। बच्चों ये बात अब मैं समझा नहीं रहा हूँ, बहुत ही सिंपल सी बात है। जो राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करे वो क्या होता है, पूरी रेंज में, पूरे कॉन्सेंट्रेशन में ओबे नहीं करे, वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सेकंड जो होता है कि इसका जो थ्योरेटिकल प्रेशर है वो ऑब्जर्व्ड प्रेशर के इक्वल नहीं आएगा। मतलब नॉन आइडियल सॉल्यूशन ऐसा है कि कभी आपने थ्योरी से जो प्रेशर निकाला और जो आपने ऑब्जर्व किया बैरोमीटर या प्रेशर गॉज से, तो दोनों का प्रेशर क्या आया, अलग आया, तो हम कहेंगे कि वो सॉल्यूशन क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है। कौन सा सॉल्यूशन बच्चों? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपने गूगल से सर्च किया कि भैया 4 बजे या 5 बजे का टेम्परेचर क्या होगा, तो उसने 5 बजे का टेम्परेचर कितना बता दिया, 28 डिग्री सेल्सियस। पर मान लीजिए, ये तो गूगल ने बताया, अब मान लीजिए कभी आपके घर में थर्मामीटर है या एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे परफेक्टली आप टेम्परेचर नाप सकते हैं, तो आपने क्या किया, गूगल को चेक करने के लिए आपने इंस्ट्रूमेंट से चेक किया, 5 बजे टेम्परेचर इस बार कितना आया, 28.8 डिग्री सेल्सियस। क्या ये दोनों टेम्परेचर सेम है? ये टेम्परेचर कहाँ से आया, थ्योरी से आया है, और ये टेम्परेचर कहाँ से आया है, ये तो ऑब्जर्व किया इंस्ट्रूमेंट से। तो ये जब इक्वल ना हो तो हम ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन जिनका थ्योरेटिकल प्रेशर ऑब्जर्व प्रेशर के इक्वल नहीं हो, तो ऐसे प्रेशर को हम कहेंगे, ऐसे सॉल्यूशन को हम कहेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब बच्चों थ्योरेटिकल प्रेशर ऑब्जर्व प्रेशर के इक्वल नहीं है, तो बच्चों अब ऐसा भी तो हो सकता है थ्योरेटिकल प्रेशर ज़्यादा हो
ऑब्जर्व से या फिर थ्योरेटिकल प्रेशर जो हो ऑब्जर्व से कम हो। तो यहाँ पर दो टॉपिक बन सकते हैं। क्या बच्चों, क्या होगा कि कभी ऑब्जर्व्ड प्रेशर ज़्यादा हो किससे, थ्योरेटिकल से, या ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि जो ऑब्जर्व्ड प्रेशर हो वो थ्योरेटिकल प्रेशर से कम हो। ऑब्जर्व प्रेशर जो हो थ्योरेटिकल प्रेशर से कम हो। कभी ऑब्जर्व्ड प्रेशर थ्योरेटिकल प्रेशर से ज़्यादा हो तो इसे हम कहते हैं पॉजिटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसे हम क्या कहते हैं, पॉजिटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और सेकंड वाले को हम क्या कहेंगे, सेकंड वाले को हम कहेंगे नेगेटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। बच्चों यहाँ से हम फिर आगे बढ़ चुके हैं दो टॉपिक की तरफ। सर एक बार और समझाएं। पॉजिटिवली डेविएटेड का मतलब क्या होता है, जब ऑब्जर्व्ड प्रेशर, अभी मैंने आपको बताया था, अभी मान लो अभी कितना टेम्परेचर था, 28 था, है ना, और थर्मामीटर से नापने पे 28.5 आया, मतलब ऑब्जर्व ज़्यादा हुआ ना। ऑब्जर्व कभी ज़्यादा हुआ तो हम क्या कहेंगे, पॉजिटिवली। पर मान लीजिए थर्मामीटर 27.9 बताता तो कुछ तो टेम्परेचर कम आया, इसका मतलब वो क्या हुआ, नेगेटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। मतलब कभी ऑब्जर्व प्रेशर कम आए थ्योरेटिकल से तो हम उसे कहेंगे नेगेटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो बच्चों हम इसको समझने जा रहे हैं, अच्छे से समझेंगे, मज़ा आएगा। तो सबसे पहले तो मैं इसके सारे पॉइंट लिख देता हूँ। फर्स्ट, इसका याद करें, राउल्ट्स लॉ का ग्राफ था, हाँ है ना, राउल्ट लॉ का याद है आपको ग्राफ। यहाँ क्या था, यहाँ था XB 0 था, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन 1 था B का, यहाँ पर A का मोल फ्रैक्शन 1 है और यहाँ पर A का मोल फ्रैक्शन 0 था। याद करें, यहाँ पर था PA0 था और इस जगह पर PB0 था। भूल गए क्या बच्चों? और ये लाइन यहाँ से जा रही थी और ये लाइन जो थी ये किसकी थी, PA की, हाँ है ना। ये क्या था, PA इक्वल्स टू, भूल गए हो तो मैं रिवाइज करवा दूं। और ये जो ग्राफ था, ये ग्राफ किसका था बच्चों, ये ग्राफ जो था PB का था, PB इक्वल्स टू PB0 XB, ये दिख रहा होगा उम्मीद कर रहा हूँ। और ये ग्राफ किसका था बच्चों, P टोटल, और P टोटल किससे मिलके बना था, PA प्लस PB से। दिख रहा है बच्चों, PA प्लस PB से। इसका भी ग्राफ बता दूं, इसका ग्राफ क्या होगा, इसका भी ग्राफ यही था। क्या था सर, थोड़ा सा एक बार और बता दो, हम तो भूल जाते हैं, नादान बच्चे हैं, तो एक बार और बता देता हूं बच्चों। यहाँ पर XB 0 था, यहाँ पर XB 1 था, यहाँ XA 1 था, यहाँ XA 0 था। याद करें, यहाँ पर PA0 था, इस जगह पर PB0 था, ये दोनों मिलाए थे, इनको मिलाने पर P टोटल आया था। याद करें, P टोटल जो था किससे मिलके बना था, PA प्लस PB से, इसको हमने मिलाया था। याद करें तो ये था PA0 इक्वल्स टू PA0 XA। बच्चों समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, PB इक्वल्स टू PB0 और ये क्या था, XB। सर तो अब थोड़ा समझाएं, कितना बना दिया आपने, कितना बना दिया। तो बच्चों पॉजिटिवली डेविएटेड का मतलब होता है जो राउल्ट्स लॉ को पूरी तरीके से ऑबे नहीं करे। तो इनका जो ग्राफ आएगा वो ऐसा आएगा, इनका जो ग्राफ आएगा वो ऐसा आएगा। सर ऐसा क्यों आ रहा है, ऐसा क्यों आ रहा है, लाल वाला क्यों आ रहा है? लाल वाला इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ क्या है, थ्योरी से ज़्यादा है। यहाँ पर हर चीज़ क्या है, थ्योरी से ज़्यादा है। मतलब ऑब्जर्व प्रेशर जो है, आना काली वाली लाइन चाहिए था, आना काली वाली लाइन चाहिए था, पर काली वाली लाइन ना आते हुए कौन सी आई है, लाल वाली। क्यों? क्योंकि ऑब्जर्व क्या हुआ है, ज़्यादा हुआ है। ऑब्जर्व कितना हुआ है, ज़्यादा हुआ है। टेम्परेचर ज़्यादा बताया गया, प्रेशर जो है वो ज़्यादा बताया गया है। और यहाँ पर ऑब्जर्व जो है वो थ्योरी से कम है। तो जो ग्राफ आएगा वो सब की सब कहाँ से आएंगे बच्चों, नीचे से। कहाँ से आएंगे बच्चों, नीचे से। बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये लाल वाला ग्राफ कौन सा है, लाल वाला ग्राफ कौन सा है, ऑब्जर्व्ड है, और ब्लैक वाला क्या है, थ्योरी है। तो बच्चों मैं बता दूं, ब्लैक वाला जो है हमने क्या निकाला है, थ्योरी था, थ्योरी का ग्राफ याद होगा, और लाल वाला क्या है, ऑब्जर्व है। तो ये फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, पॉजिटिवली डेविएटेड की। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं बच्चों,
पॉजिटिवली डेविएटेड की, और यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, नेगेटिवली डेविएटेड की। तो बच्चों अब इसका फर्स्ट पॉइंट तो हमने ग्राफ से समझा दिया। अब दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि इसका जो डेल्टा वी ऑफ सॉल्यूशन जो आएगा वो ज़्यादा आएगा किससे, डेल्टा वी ऑफ सॉल्यूट प्लस डेल वी ऑफ सॉल्वेंट्स। याद रखिएगा इस बार जो वॉल्यूम में चेंज आएगा वो पॉजिटिव होगा, मतलब सॉल्यूशन का वॉल्यूम ज़्यादा होगा किससे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के वॉल्यूम के एडिशन से। तो मैं बच्चों में एग्जांपल लेके समझाना नहीं चाहूँगा, बस आपको ये बता दूँ कि ये 10 लीटर है, ये 5 लीटर है, तो जब इन दोनों को मिलाएंगे तो बच्चों ये कितना आएगा, 15.1 लीटर। ये क्यों आया ये हम आगे पढ़ेंगे, पर इसका वॉल्यूम क्या हो गया है, ज़्यादा हो गया है। सर क्यों हो गया है, इसके बारे में थोड़ा सा बता ही दो यार। तो अब मैं इसको बताऊंगा थोड़ी देर, आज ही के टॉपिक में बताऊंगा, पर थोड़ा सा वेट करें। बच्चों नेगेटिवली क्या होता है, नेगेटिवली डेविएटेड, नेगेटिवली डेविएटेड ये होता है जिसमें डेल वी सॉल्यूशन जो आएगा वो कम आएगा किससे, डेल वी ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। बता दूं क्या बच्चों, बता दूं क्या, चलो बता ही देता हूँ, इतना फोर्स कर रहे हो तो बच्चों बता देता हूँ। देखो बच्चों मान लो ये ए है और ये कौन है, बी है। ये क्या है, ए है, और ये क्या है बच्चों, बी है। ए है और बी है। अब ये दोनों मिलकर क्या बनाया, ए बी बनाया। तो अब ये जो ए बी बनाया है इनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या हो गई है, बढ़ गई। इनके बीच डिस्टेंस कम थी। अब यार भाई ऐसा हो सकता है ना, दो ए जो थे इनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या था, ज़्यादा था, इसके बीच भी ज़्यादा था, पर जब ये दोनों मिलकर बने तो इनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, ज़्यादा। और फोर्स इंटरमॉलिक्यूलर ऑफ अट्रैक्शन जो है बढ़ गया, मतलब कि डिस्टेंस बढ़ गई। डिस्टेंस जैसे ही बढ़ी तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। तो मान लो ये ए के मॉलिक्यूल थे और ये क्या थे, बी के मॉलिक्यूल थे, और जब सॉल्यूशन मिलके बना तो जो ए बी के मॉलिक्यूल्स थे उनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, ज़्यादा, या फिर कहें डिस्टेंस क्या हो गई, कम। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया, कम हो गया। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ रही होगी। अब तीसरा क्या है, बिना टाइम वेस्ट किए तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। तीसरा पॉइंट जो है वो है इसका डेल्टा एच जो होगा वो क्या होगा, 0 से ज़्यादा होगा। क्या होगा बच्चों, 0 से ज़्यादा, मतलब जो एंथैल्पी जो है, चेंज इन एंथैल्पी जो होगी वो पॉजिटिव होगी। क्या होगी बच्चों, पॉजिटिव होगी। और इसके अंदर तीसरा पॉइंट लिखते हैं, डेल्टा एच जो होगा वो मिक्सचर का वो क्या होगा, 0 से कम होगा। क्या होगा बच्चों, 0 से कम होगा। बच्चों ये बात आपको क्या हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। तीसरा पॉइंट भी समझ में आ गया। अब याद करें चौथा पॉइंट क्या है। चौथा पॉइंट बच्चों, चौथा क्या हमने ये बता दिया। चौथा ये है कि इसका जो थ्योरेटिकल प्रेशर हो, यानी ऑब्जर्व्ड प्रेशर जो होगा वो थ्योरेटिकल प्रेशर से ज़्यादा होगा। और इसका चौथा पॉइंट क्या होगा, इसका जो ऑब्जर्व्ड प्रेशर होगा वो थ्योरेटिकल प्रेशर से कम होगा। और पाँचवें पॉइंट में हम सिर्फ क्या लिख देते हैं, एग्जाम्पल लिख देते हैं। तो एग्जाम्पल जो है मेरे पास है, एग्ज़ाम्पल जो है कि भैया आपने मिथेनॉल और वाटर का मिक्सचर लिया, साथ के साथ आपने कार्बन डाइऑक्साइड और एसीटोन का मिक्सचर लिया, ये पॉजिटिवली डेविएटेड का है। और नेगेटिवली डेविएटेड का एग्ज़ाम्पल मैं दे देता हूँ। तो HCl और वाटर लिया, HCl और वाटर, H2SO4 प्लस वाटर। और बुक में और भी एग्जाम्पल है तो मैं एटसेट्रा लिख के ख़त्म करता हूँ। आपको उम्मीद करता हूँ कि ये बात समझ में आ गई होगी। बच्चों आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, आइडियल होता है जो राउल्स लॉ को फॉलो करे। थ्योरेटिकल प्रेशर किसके इक्वल हो, ऑब्जर्व प्रेशर के इक्वल हो। डेल्टा वी मिक्स कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। डेल्टा एच कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ए और बी और ए बी के बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कंपैरेटिवली इक्वल होना चाहिए। और जो ना हो उन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसको हमने 2 टॉपिक में बांटा कि कभी थ्योरेटिक ऑब्जर्व्ड प्रेशर ज़्यादा हो थ्योरेटिकल से तो पॉजिटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और जब ऑब्जर्व्ड प्रेशर थ्योरेटिकल प्रेशर से कम हो तो उसे हम कहते हैं नेगेटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये बात सारी समझ में आ गई होगी। तो आज हम
इसे क्या करने जा रहे हैं, ख़त्म करने जा रहे हैं। आज हमने राउल्ट्स लॉ को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया। सबसे पहले आप इसका क्या ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें, लिख लें जल्दी से। इसे बिल्कुल पॉइंट वाइज लिखवाया है मैंने, जल्दी से लिख लें। लिख लें बच्चों, लिख लिया बच्चों। चलो तो बच्चों आपने लिख लिया होगा। अब मैं आज इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करूँगा। राउल्ट्स लॉ यहाँ पर बहुत अच्छे से ख़त्म हो चुका है। अब हम अगले क्लास में कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। ये क्या होती है अब अगली क्लास में हम देखेंगे। आज आपको उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। आज का टॉपिक बड़ा था, लेंदी था, पर इसे एक साथ ही ख़त्म करना था। हम इसे अलग अलग लेक्चर में पढ़ते तो मज़ा नहीं आता। एक ही बार में पूरी बात समझ में भी आ गई, इसलिए आपका फ़ायदा भी हो गया। तो बच्चों कभी आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ बच्चों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। और पसंद नहीं आई हैं तो बच्चों वीडियो को डिसलाइक करें। और मुझे डिसलाइक भी पसंद आएगा, मुझे लगेगा कि यार बच्चों को वीडियो पसंद नहीं आ रही है, जिससे मैं अगली क्लास में इससे अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा और हर टॉपिक को अच्छे से क्लियर करूँगा। तो बच्चों आज मैं इस लेक्चर को यहीं विदा कंप्लीट करूँगा और आपसे विदा लूँगा। थैंक यू, बाय बाय, सी यू, थैंक यू।